हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। आपका मेजर मॉक टेस्ट हो चुका है, तो उसी का हम बॉटनी वाला सेक्शन दैट इज फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 46 टू क्वेश्चन नंबर 90 डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 46। सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको 4 स्टेटमेंट दिया, आपको क्या सिलेक्ट करना है उसमें से? यू हैव टू सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। सिंपल। तो चलो आ जाते हैं टू द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट। बोथ chloroplast and mitochondria have internal compartment known as thylakoid। अब बच्चा लोग क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड रहेगा, आई अग्री, है ना। इफ यू कंसिडर क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकॉइड है, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन क्लोरोप्लास्ट में मिलेगा। लेकिन द मोमेंट वी से माइटोकॉन्ड्रिया में इंटरनल कंपार्टमेंटलाइजेशन इन द फॉर्म ऑफ थाइलाकॉइड प्रेजेंट नहीं होगा। दैट टेल्स यू कि पहला ही स्टेटमेंट गलत है। सिंपल। चलो फिर भी आ जाते हैं टू द नेक्स्ट पॉइंट। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन डीएनए, करेक्ट, इसलिए दोनों सेमी ऑटोनॉमस होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर जनरली मच लार्जर देन माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट। माइटोकॉन्ड्रिया का लेंथ 7 माइक्रोमीटर, क्लोरोप्लास्ट 10 माइक्रोमीटर, तो क्लोरोप्लास्ट लार्जर होगा, सही बात है। बोथ क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन, करेक्ट, दोनों डबल मेम्ब्रेन सिस्टम रखेगा। सो दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन ए। सिंपल। आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। कीपिंग इन व्यू द फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बोला मतलब क्या क्या याद आएगा आपको? ये फॉस्फोलिपिड का बाइलेयर, करेक्ट, एंड इन बिटवीन व्हाट इज प्रेजेंट इज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, करेक्ट। तो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर रहेगा और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रहेगा। ये हो गया आपका फ्लूइड मोज़ेक मॉडल फॉर द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट with respect to movement of lipids and proteins from one lipid monolayer to other, जिसको आप बोलते हो फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट क्या होता है? फ्लिप फ्लॉप का मतलब होता है अगर ये लिपिड ऐसा है, ये टर्न होगा और ऐसा बन जाएगा। सिंपल। मतलब एक लेयर पे अगर इधर वाटर मॉलिक्यूल आया, ठीक है, तो ये टर्न होके ऐसा बनेगा और इसको वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर ये ऐसा था, तो ये वाटर मॉलिक्यूल यहां से यहां जाएगा। सिंपल। मतलब वो एक लिपिड के मोनोलेयर से दूसरे लेयर पे जाएगा, फ्रॉम वन मोनोलेयर टू अदर। इसको हम बोलते हैं फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म। फ्लिप फ्लॉप मैकेनिज्म लिपिड में होने का चांसेस है क्योंकि वो फ्लूइड होता है नेचर में, बट प्रोटीन में होने का चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। सो प्रोटीन खाली साइड वाइज मूव कर सकता है, तो इसी वजह से ओपनिंग एंड क्लोजिंग हो सकता है, बट प्रोटीन्स का फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं होता है। क्यों? प्रोटीन्स आर लार्ज इन साइज, तो प्रोटीन के मूवमेंट के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगा, जबकि लिपिड्स का साइज कंपैरेटिवली छोटा है एंड मूवमेंट पॉसिबल है बिकॉज ऑफ फ्लूइड नेचर। सिंपल। सो क्या लिपिड फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दिखा सकता है? यस, बट रेयरली। क्या प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दिखा सकता है? तो हमने बोला नहीं। सो बेस्ड ऑन दैट आपका आंसर क्या आ जाएगा? वाइल लिपिड्स कैन रेयरली शो फ्लिप फ्लॉप, प्रोटीन्स कैन नॉट। सिंपल। चलो इसी के साथ आ जाते हैं टू क्वेश्चन नंबर 48। पॉलीजोम इज फॉर्म्ड बाय। अभी अगर आप पॉलीजोम देखोगे तो आपके पास क्या रहेगा? सिंगल स्ट्रेच ऑफ mRNA और उसके ऊपर बहुत सारे राइबोसोम्स। सो व्हेन यू हैव मेनी राइबोसोम ऑन सिंगल mRNA, ठीक है, तो आपके पास आएगा सेवरल राइबोसोम, मेनी राइबोसोम, अ राइबोसोम, गलत, ठीक है। नेक्स्ट, अटैच टू अ सिंगल mRNA, करेक्ट। अटैच टू स्ट्रैंड ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, रॉन्ग, करेक्ट। तो उसी बेसिस पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए, करेक्ट।
राइबोसोम विद सेवरल सब यूनिट्स, गलत। राइबोसोम के पास सिर्फ 2 ही सब यूनिट होता है, एक लार्ज और एक स्मॉल, बराबर। तो दैट ब्रिंग्स यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। मिडिल लैमेला इज कंपोज्ड मेनली ऑफ, 2 सेल्स के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल होगा एंड दैट सीमेंटिंग मटेरियल इज नोन एज मिडिल लैमेला, है ना। तो इधर आपके पास रहेगा मिडिल लैमेला। व्हाट इज मिडिल लैमेला मेड अप ऑफ? मिडिल लैमेला इज मेड अप ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। इसके हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा? बी। म्यूरामिक एसिड कहाँ मिलेगा फिर? म्यूरामिक एसिड इज फाउंड इन सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया। सिंपल। कमिंग नेक्स्ट, इफ आई कंसिडर फॉस्फोग्लिसराइड्स, तो फॉस्फोग्लिसराइड्स कौन रहेगा? फॉस्फोरस विथ लिपिड मॉलिक्यूल, ट्राइग्लिसराइड वाला, एंड हेमीसेल्यूलोज। तो ये किस में रहेगा आपके पास? सेल मेम्ब्रेन। हेमीसेल्यूलोज किस में रहेगा? प्लांट के सेल वॉल में। सिंपल। चलो, दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज एक डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन which where you have to identify what is A, what is B, C, D and E. Simple. अगर आप देखोगे इधर A में, ठीक है, तो A कौन सा लेयर बताया आपको? ये वाला, which is nothing else but outer membrane. नेक्स्ट, अगर आप देखोगे B में, ठीक है, तो B कौन सा लेयर है? ये वाला। वो कौन था? वो है इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट, फिर आएगा आपके पास बारी व्हाट इज सी। तो सी ये वाला रीजन है। कौन है सी? मैट्रिक्स। अब आपके पास आएगा व्हाट इज डी। डी इधर है, 2 मेम्ब्रेन के बीच में, मतलब व्हाट इज डी? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। करेक्ट। फिर आया आपके पास ई। वेयर इज ई शोन टू यू? ई इधर है, बराबर। इसका मतलब व्हाट इज ई? क्रिस्टे। उस बेसिस पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? ए आउटर मेम्ब्रेन, आउटर आउटर आउटर, बी इनर 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 इनर्स, बराबर। सी मैट्रिक्स मैट्रिक्स, ये गलत ये गलत। डी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, सही है, ये गलत। दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन ए। सिंपल। इसी के साथ आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 51। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स इन सेल साइकिल, सेल डिविजन का क्वेश्चन है। द मोमेंट आपको बोला कंडेंसेशन, कंडेंसेशन कहाँ होने वाला था? कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर्स इन प्रोफेस। अब आपके पास 2 प्रोफेस का ऑप्शन दिया है, पहला दिया है प्रोफेज 1 एंड दूसरा दिया है प्रोफेज 2। एक तो होना चाहिए था माइटोटिक प्रोफेस, बट आपको वो ऑप्शन नहीं दिया, तो आपको क्या दिया है? प्रोफेज 1 एंड प्रोफेज 2 ऑफ मियोसिस। मियोसिस के प्रोफेज 1 में कंडेंसेशन होगा, करेक्ट। प्रोफेज 2 में क्रोमोसोम्स ऑलरेडी कंडेंस होते हैं, क्योंकि हम टेलोफेज में बोलते हैं ना कंप्लीट डिकंडेंसेशन नहीं होता है ना, तो दे आर ऑलरेडी कंडेंस्ड। उस बेसिस पे आपका आंसर क्या जाना चाहिए? प्रोफेज 1। सिंपल। आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 52। हाउ मेनी माइटोटिक डिविजन मस्ट अकर इन अ सेल ऑफ अ रूट टिप टू फॉर्म 256 सेल्स? अभी ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना बच्चा लोग, माइटोटिक सेल डिवीजन कितने लगेंगे, उसके लिए आपका फॉर्मूला क्या रहेगा? 2⁻n। सिंपल। क्या फॉर्मूला लिखा आपने? 2⁻n, जहां पे 2⁻n इज इक्वल टू कितना आना चाहिए था? 256। अब इसी लॉजिक से बच्चा लोग 2⁻1 कितना जाएगा? 2, 2⁻2 4, 2⁻3 8, 2⁻4 16, 2⁻5 32, 2⁻6 64, 2⁻7 128, 2⁻8 256।
तो 8 आ गया, तो हमारा आंसर क्या जाना चाहिए? 8 माइटोटिक डिविजन्स लगेंगे ताकि हमको क्या मिल सके? 256 सेल्स। बराबर। जिनको अभी भी नहीं समझा है उनके लिए, एक सिंगल माइटोसिस से 2 सेल बनता है ना, तो 2:1 में कितना आया? 2, तो 2 सेल बन गया। दूसरे माइटोटिक डिवीजन में कितने बनेंगे? 4, तो 2:2 कितना आया? 4। समझ आया? तो वो जब 8 टाइम्स ऐसा डिवीजन होगा तब जाके कितने सेल्स बनेंगे? 256। Is that simple? That brings us to the next question, and that is question number 53. Prophase of reduction division is divided into number of stages. Perfect? The correct chronological sequences, इसमें से correct chronological sequence कौन सा है? बराबर। तो हमने बोला देखो, अगर आप प्रोफेज 1 देखते हो तो प्रोफेज 1 में कितने स्टेजेस है? 5, एंड द स्टेजेस विल गो एज लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसका कोई लॉजिक नहीं। बराबर, ऐसा नाम दिया है तो दिया है, खत्म। कमिंग नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 54. During the metaphase stage of mitosis, spindle fibers attach to chromosome at. जब भी स्पिंडल फाइबर अटैच होगा वो क्रोमोसोम में कहाँ अटैच होगा? तो हमने बोला देखो, ये होता है आपके पास प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन, जिसको आप बोलते हो सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के आसपास 2 डिस्क लाइक प्रोटीन स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं काइनेटोकोर, एंड स्पिंडल फाइबर्स काइनेटोकोर को अटैच होता है। ये क्लियर? तो स्पिंडल फाइबर अटैच टू क्रोमोसोम एट विच पोजिशन? काइनेटोकोर। क्लियर इनफ? चलो इसी के साथ आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55. अ सेल अंडरगोइंग इन प्रोफेज 1. आपको प्रोफेज 1 का सेल बताया गया है. इफ यू नोटिस वो सेल रिप्रेजेंट क्या किया? देखो 1, 2 और एक बीच में गोला, 1, 2 और बीच में गोला. इसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, सेंट्रोमियर, एक सिस्टर क्रोमैटिड, दूसरा सिस्टर क्रोमैटिड एंड सेंट्रोमियर. परफेक्ट. ये कौन सा फेज है? प्रोफेज 1. जब एनाफेज 1 आएगा, ठीक है, तब ये ऐसे डिवाइड हो जाएगा. परफेक्ट. इन शॉर्ट, मियोसिस 1 खत्म होने पे आपके पास आएंगे 2 सेल. दोनों के न्यूक्लियस में आपको क्या मिलेगा? ये स्टेज. परफेक्ट. नेक्स्ट, उसके बाद जब आपके पास आएगा मियोसिस 2, तो ये डिवाइड होगा तो 2 सेल बनेगा. ये ऐसे डिवाइड होगा और सेम इसके साथ आएगा. तो हर एक सेल में आपको कितना क्रोमैटिड्स दिखेगा? 1. वो किसके जैसा दिखेगा? क्योंकि आपको पूछा है वन ऑफ द सेल एट द एंड ऑफ मियोसिस. सिंपल. तो मियोसिस 2 भी कंसिडर करना पड़ेगा आपको, तो वो एंड में ऐसा दिखेगा. डन. चलो, दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 56. इन TCA cycle, the conversion of succinyl-CoA to succinic acid requires. अगर आप रिएक्शन याद करोगे तो वो ऐसा कुछ जाता है. देयर इज 1 molecule of succinyl coenzyme A which is 4 carbon compound. इसमें क्या ऐड होगा? हमने बोला आएगा पानी. In presence of water, succinyl CoA breaks to form succinic acid and CoA will be given out. बराबर. तो CoA का एग्जिट हो गया. जब ये बॉन्ड टूटा सक्सिनाइल और CoA के बीच का, उस वक्त क्या हुआ? उस वक्त NAD बनेगा, NADH2. करेक्ट. सॉरी, उस वक्त द एनर्जी will be utilized to combine GDP plus IP to become GTP. करेक्ट. जो अनस्टेबल होता है, इसीलिए वो इमीडिएटली ब्रेक कर जाता है टू फॉर्म GDP अगेन.
और इसी एनर्जी को कौन यूटिलाइज करता है? ADP, एंड वो क्या बनता है? ATP। तो अब आपको पूछा इसमें ज़रूरत किस चीज़ की थी, रिक्वायरमेंट किसका था? अगर आप रिक्वायरमेंट देखने जाओगे तो आपके पास रिक्वायरमेंट इधर होगा, सबसे पहले वाटर की रिक्वायरमेंट थी, है ना, ये पहला चीज़। GDP और IP की रिक्वायरमेंट थी, ये दूसरा चीज़। ADP की ज़रूरत थी, ये तीसरा चीज़। अभी ऑप्शन में क्या दिया आपको? एसिटाइल कोए नहीं, कोए तो रिलीज होता है, करेक्ट। नेक्स्ट एसिटाइल कोए गलत, GDP प्लस IP यस। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन डी। चलो इसी के साथ आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। आपको बोला गया आपके सामने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है विच इज़ अ पाथवे फॉर एनारोबिक रेस्पिरेशन। अब आपको इसमें से PQRS ये ढूंढना है, ठीक है। अभी देखो बच्चा लोग, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3-फॉस्फेट से 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इस रिएक्शन में NAD becomes NADH2, करेक्ट। सो बेस्ड ऑन दैट आपका आंसर P क्या होना चाहिए? NAD, ये एक, ये दो। नेक्स्ट फिर आया Q, पायरुविक एसिड NADH यूज करके क्या बना रहा है? CO2 रिलीज हो गया, मतलब इट हैज टू बी इथेनॉल। जहां CO2 रिलीज नहीं होता है वो होगा लैक्टिक एसिड। तो R हैज टू बी लैक्टिक एसिड, Q हैज टू बी इथेनॉल। ये गलत, ये गलत, करेक्ट। उस बेसिस पे आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। और S क्या रहेगा? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। डन। CO2 आया, मतलब वो दूसरा प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? इथेनॉल। लैक्टिक एसिड के प्रेजेंस में CO2 रिलीज नहीं होता है। चलो दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 58। अब आपके सामने जो दिया है आपको वो होगा पूरा क्रेब्स साइकिल। आपको क्रेब्स साइकिल में ढूंढना क्या है? S, U और T के नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, बराबर। यू आर सपोज टू फाइंड आउट नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी देखो S से शुरू करें अगर हम, S पाइरुवेट, कितना कार्बन? 3 कार्बन कंपाउंड। फिर कौन आया? T, सिट्रेट, कितना कार्बन? 6 कार्बन कंपाउंड। ऑक्सैलो एसिटेट, 4 कार्बन कंपाउंड। तो आपका आंसर क्या जाना चाहिए? 3, 6 एंड 4। दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन डी। चलो इसी के साथ आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। मैच द कॉलम। 4 कार्बन कंपाउंड कौन है इसमें से? 4 कार्बन कंपाउंड इज मैलिक एसिड, 2 कार्बन कंपाउंड एसिटाइल कोए, 5 कार्बन कंपाउंड अल्फा कीटोग्लूटरिक एसिड, नेक्स्ट फिर आ गया आपके पास 3 कार्बन कंपाउंड विच इज पाइरुवेट। अगर आप यही आंसर देखोगे तो A होना चाहिए 5, A5, 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 A5। फिर B होगा आपका 1, B1, करेक्ट। C है आपका 4, करेक्ट। D है 2, करेक्ट। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन B। सिंपल। दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 60। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है आपका। आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स दिए। स्टेटमेंट 1, द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल इज सिट्रिक एसिड। क्या ये सही है? क्या सबसे पहला कंपाउंड सिट्रिक एसिड बनता है? करेक्ट। विच इज अ 6 कार्बन कंपाउंड, ये भी करेक्ट। क्यों बना था 6 कार्बन कंपाउंड? क्योंकि 4 कार्बन का ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जुड़ता है 2 कार्बन के एसिटाइल कोए से, तब जाके बनता है 6 कार्बन का सिट्रेट, बराबर। अभी स्टेटमेंट 2 देखो, द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल इज कंडेंसेशन, करेक्ट। किसका? एसिटाइल कोए विथ ऑक्सैलो एसिटेट, करेक्ट। स्टेटमेंट 1 ट्रू है, यस। स्टेटमेंट 2 ट्रू है, यस। इज इट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन? यस। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। सिंपल। ओके, सो वी कम बैक टू क्वेश्चन नंबर 61 एंड दैट इज इन द लीव्स ऑफ C4 प्लांट्स मैलिक एसिड सिंथेसिस, ठीक है, ड्यूरिंग CO2 फिक्सेशन अकर्स इन। कहाँ बनेगा मैलिक एसिड इन C4 प्लांट्स?
ये क्वेश्चन था आपका। अभी देखो क्या आएगा आंसर। सबसे पहले हमको पता है कि 2 टाइप के सेल्स इन्वॉल्व होंगे, करेक्ट। कौन? क्योंकि C4 प्लांट्स है, दे विल शो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स एंड 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट, जिसको आपने क्रैन्स एनाटॉमी के नाम पे पढ़ा था। द सेल विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ एनवायरमेंट वो है मीजोफिल सेल और उसका क्लोरोप्लास्ट। जो अंदर की तरफ होगा वो होगा आपका बंडल शीट सेल्स, करेक्ट। मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में जैसे ही बाहर से CO2 आया, वो CO2 कौन एक्सेप्ट करेगा? फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट 3 कार्बन कंपाउंड। क्या बन जाएगा? ऑक्सैलो एसीटेट विच इज 4 कार्बन कंपाउंड। इसीलिए पाथवे को C4 साइकिल बोला गया, करेक्ट। अभी ऑक्सैलो एसीटेट आगे जाके क्या बनेगा? मैलिक एसिड। मैलिक एसिड प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू कहाँ जाएगा? बंडल शीट सेल, और वहाँ बनेगा पाइरुविक एसिड बाय गिविंग आउट CO2 जो जाएगा C3 साइकिल में। सिंपल। तो मैलिक एसिड कहाँ पे सिंथेसाइज हुआ? मीजोफिल सेल। तो आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। That brings us to the next question, and that is question number 62. Which of the following statements concerning the light reaction of photosynthesis are true? इसमें से कौन से स्टेटमेंट लाइट रिएक्शन के लिए ट्रू है? करेक्ट। तो देखते हैं। सबसे पहला, फोटोसिस्टम 1 कैन ऑपरेट इंडिपेंडेंट ऑफ फोटोसिस्टम 2। मतलब जब आप PS1 और PS2 देखोगे तो PS1 अपना काम अकेले कर सकता है, उसको PS2 की ज़रूरत नहीं है। क्या ये सही है? करेक्ट। तभी तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में PS1 अकेला काम करता है ना। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, PS1 and 2 आर एक्टिवेटेड बाय डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ लाइट, करेक्ट। PS1 के लिए लगता है 700 नैनोमीटर, PS2 के लिए लगता है 680 नैनोमीटर, सो दैट इज ऑल्सो करेक्ट। Next, photosystem 1 and 2 will transfer electrons and create proton gradient across thylakoid membrane। ये भी सही है। अगर ये thylakoid membrane है तो अंदर होता है ल्यूमेन और बाहर होता है स्टोमा। अंदर H+ concentration is high, बाहर H+ concentration is low। तो इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करते करते क्या बना दिया इन्होंने ल्यूमेन में? प्रोटॉन का कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, बराबर, अक्रॉस द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन। क्या ये सही है? यस। तो जब तीनों स्टेटमेंट्स आपके सही है तो आंसर क्या जाएगा? ऑल ऑफ द अबव, करेक्ट। दैट ब्रिंग्स यू टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। PGA as first CO2 fixation product was discovered in photosynthesis of, बराबर। अभी अगर आप PGA की बात करोगे इसका मतलब ये हो गया डार्क रिएक्शन। इसका मतलब ये कौन सा साइकिल हो गया? केल्विन साइकिल। तो डेफिनेटली इसका जो डिस्कवरी था वो किसने किया होगा? इट वॉज डन बाय मेल्विन केल्विन। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर दोगे तो आपको याद आएगा मेल्विन केल्विन ने क्या यूज किया था? ग्रीन एल्गे। कौन सा ग्रीन एल्गे यूज किया था? क्लोरेला विच इज यूनिसेल्यूलर एल्गे एंड सिंडेस्मस। सिंपल। और क्या यूज किया था उन्होंने यूज किया था रेडियो एक्टिव कार्बन। सिंपल। तो उसी बेसिस पे आपका आंसर क्या जाएगा? एल्गा, ऑप्शन डी। सिंपल। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 64 एंड इट सेज इफ यू कंसिडर द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सेल्यूलर रेस्पिरेशन। आपको क्या क्या यूज मतलब एक साथ लेना है? एक फोटोसिंथेसिस और दूसरा सेल्यूलर रेस्पिरेशन, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन्स फाउंड इन H2O एट द बिगिनिंग ऑफ लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन बोला था फोटोसिंथेसिस। वाटर जो मिला था हमको लाइट रिएक्शन में वो स्प्लिट अप होता है एज H+OH-। तो क्या मिलता है उसमें आपको? इलेक्ट्रॉन्स, करेक्ट।
the electrons found in water at the beginning of light reaction end up attaching to dash during respiration. अभी यही इलेक्ट्रॉन्स, यही प्रोटॉन्स कहाँ जाएगा? तो जब सेल्यूलर रेस्पिरेशन में ETS होता है तो यही प्रोटॉन आता है, यही इलेक्ट्रॉन आता है और किसको जुड़ता है? हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ताकि वो क्या बन सके? हाफ O2-2, जो H+ के साथ जुड़ने के बाद बनेगा वाटर। करेक्ट? उसी लॉजिक से आपने क्या बोला कि जो इलेक्ट्रॉन वाटर में था फोटोसिंथेसिस के केस में, वो रेस्पिरेशन में किसके पास आएगा? ऑक्सीजन के पास। क्या बनाने के लिए? टू मेक न्यू वाटर मॉलिक्यूल। सिंपल, क्लियर? वाई नॉट एनी अदर ऑप्शन? क्योंकि NADPH रेस्पिरेशन में नहीं होता है। सेकेंड, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर टू मेक ऑक्सीजन नहीं, टू मेक वाटर बोला होता तो सही होता। बराबर। नेक्स्ट, पायरुवेट से इथेनॉल बनता है विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन एंड नॉट इलेक्ट्रॉन्स। सिंपल। चलो इसी के बाद हम आते हैं अगले सवाल पे, विच इज़ अ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। डायग्राम में आपके सामने ABCD दिया है और आपको ABCD पहचानना है। करेक्ट? चलो देखते क्या दिया आपको। A, आपके पास ये लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन है। परफेक्ट। अभी देखो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, इसमें व्हाट वाज A जो था आपके पास वो लाइट रिएक्शन में एंटर किया और B जो था उसने एग्जिट किया। तो कौन है जो लाइट रिएक्शन में जाएगा? CO2। गलत, CO2 डार्क रिएक्शन में जाता है ना, वो तो यहाँ होगा ना, C विल बी CO2 और जो बनेगा उसको आप बोलोगे शुगर। तो A क्या होना चाहिए? A होना चाहिए वाटर। क्या बनेगा दूसरा? ऑक्सीजन। तो A वाटर, B ऑक्सीजन, C CO2 एंड D शुगर। दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन C। इसी के साथ आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। आपके सामने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया है जहां x एक्सिस इज रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, y एक्सिस इज लाइट इंटेंसिटी। करेक्ट? अब आपको पूछा है व्हाट डज ईच रीजन रिप्रेजेंट। A, ये वाला पार्ट, ये एक लीनियर ग्राफ है, इसका मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन लाइट इंटेंसिटी। करेक्ट? या फिर लाइट इंटेंसिटी कैन कंट्रोल द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो व्हाट इज A? A इज लिमिटिंग फैक्टर इन द रीजन A इज लाइट इंटेंसिटी। क्यों? क्योंकि लाइट इंटेंसिटी कैन डिटरमाइन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, इसलिए लाइट इंटेंसिटी क्या था? लिमिटिंग फैक्टर। सो A हैज टू बी 3। नेक्स्ट, व्हाट डज B रिप्रेजेंट? B ये था। अब कोई और होगा जो लिमिटिंग फैक्टर बनने की कोशिश में है लेकिन लाइट नहीं। करेक्ट? सो B रिप्रेजेंट सम अदर फैक्टर विल बिकम द लिमिटिंग फैक्टर बट नॉट लाइट। सिंपल। नेक्स्ट, C का मतलब कोई और है जो ऑलरेडी लिमिटिंग फैक्टर है, अब लाइट लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। तो व्हाट डज C रिप्रेजेंट? C represents light is no longer limiting factor। फिर नेक्स्ट D क्या बोलेगा? D इधर है, लाइट इंटेंसिटी। सो D इज सैचुरेशन पॉइंट फॉर लाइट इंटेंसिटी, कि इसके आगे और ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत नहीं है। एंड देन लास्टली कमिंग टू E refers to maximum rate of photosynthesis that we have, which is here। इससे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। इज दैट सिंपल? अभी उसी के हिसाब से व्हाट वी विल हैव एज आंसर, A विल बी 3, A इज 3, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ भी नहीं। नेक्स्ट, बाकी का चेक कर लो। B1 करेक्ट, C इज 2 करेक्ट, D इज 5 and E is 4. That gives you the answer as option B. Coming to the next question, question number 67. Senescence as an active developmental cellular process in the growth and functioning of flowering plant is indicated in। Senescence का मतलब क्या होता है? तो हमने बोला एजिंग।
करेक्ट। वेसल एंड ट्रकी डिफ्रेंसिएशन को आप मैच्योरेशन बोल सकते हो, एजिंग तो नहीं बोल सकते, बुढ़ापा तो नहीं बोल सकते, है ना। सो ए इज नॉट योर आंसर। नेक्स्ट, बुढ़ापे में मतलब आपको अगर एक इंडिकेशन चाहिए फ्लावरिंग प्लांट में, तो आई विल नॉट कंसिडर इट एज एन एनुअल प्लांट। नहीं, सेनेसेंस विल नॉट बी शोन इन एनुअल प्लांट, राइट। मतलब आपको मतलब इट इज सीन इन एनुअल प्लांट बट इट इज नॉट एन इंडिकेटिव। किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में ग्रोथ एंड फंक्शनिंग का इंडिकेटिव, ठीक है, जो ग्रो हो रहा है, फंक्शनिंग। देखो, सेनेसेंस एज एन एक्टिव डेवलपमेंटल सेल्यूलर प्रोसेस इन द ग्रोथ एंड फंक्शनिंग ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट के ग्रोथ में, फंक्शनिंग में कौन सा सेनेसेंस दिखेगा आपको? लीफ का। समझा? लीफ है, ग्रीन होगा, गिर जाएगा, ये लीफ का सेनेसेंस था। और ये कब तक होते रहेगा? जब तक प्लांट जिंदा है, टिल द पार्ट द प्लांट इज ग्रोइंग एंड द प्लांट इज फंक्शनिंग। क्लियर? तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, मस्त था ये, मैच द कॉलम, है ना, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट, हॉर्मोन्स का पार्ट है। डार्विन, फ्रांसिस डार्विन एंड चार्ल्स डार्विन किसका डिस्कवरी किया था? ऑक्सिन। तो ए हैज टू बी 4, ये गलत, ये गलत, ये सही। नेक्स्ट, बी, मिलर एंड स्कूप किसका डिस्कवरी किया था? साइटोकाइनिन। तो ये ऐसा जाएगा B1, B इज 1, B इज 1। नेक्स्ट, सी और डी गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, फिर आया आपके पास सी, एडिकॉट एट आल। एडिकॉट एट आल ने क्या डिस्कवर किया था? एब्सिसिक एसिड। तो दैट गिव्स यू C2, C5। चलो, अगर एडिकॉट वाला नहीं पता है, मिस एनसीईआरटी में नहीं दिया, बट कुरोसावा तो पता है। कुरोसावा ने किसको डिस्कवर किया था? जिबरलिंस, D5। और इधर आया D2, गलत। सिंपल, दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन ए। इसी के साथ बच्चा लोग आ जाते हैं अगले सवाल पे, जो मैच द कॉलम है। फिर से क्वेश्चन नंबर 69। नाउ व्हाट डज इट से? इट सेज दैट आपके सामने कॉलम ए में हार्मोन है, कॉलम 2 में उसका एक्टिविटी या फिर उसका कुछ फंक्शनिंग या कुछ डिस्कवरी वगैरह से रिलेटेड है। ऑक्सिन क्या करेगा? ऑक्सिन अपाइकल डोमिनेंस, तो ए विल बी 3। नेक्स्ट, बी, साइटोकाइनिन सेल डिविजन करेगा, करेक्ट। कहाँ से मिला था? हेरिंग फिश स्पर्म डीएनए, करेक्ट। तो बी हैज टू बी 1, B1 करेक्ट, B5 गलत, B1 करेक्ट। नेक्स्ट, जिबरलिन क्या काम करेगा? अमाइलेस को जिंदा रखेगा, तभी तो वो मॉल्टिंग प्रोसेस में काम आता है। सो C हैज टू बी 5, C इज 5, C इज 5। नेक्स्ट, D, इथिलीन। अभी हमको पता नहीं है वो एपिनेस्टिक करेगा कि नहीं, लेकिन इथिलीन और एब्सिसिक एसिड में से एब्सिसिक एसिड इज कंसिडर्ड टू बी ग्रोथ इनहिबिटर, तो E हैज टू बी 2। अगर E 2 है तो ये जाएगा आपका आंसर, करेक्ट। ये क्यों नहीं? क्योंकि इधर E क्या दिया है आपको? 4। सिंपल, तो दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन ए, कि एब्सिसिक एसिड विल बी इनहिबिटर ऑफ ग्रोथ एंड इथिलीन विल शो यू एपिनेस्टी। नेक्स्ट, अच्छा, जिनको नहीं पता उनके लिए एपिनेस्टी का क्या मतलब होता है? एपिनेस्टी का मतलब होता है जैसे लीफ का रोल होना, कर्ल होना इनवर्ड की तरफ, ये सब एपिनेस्टिक मूवमेंट्स है। नेक्स्ट, स्टेटमेंट 1, इथिलीन कॉजेस क्लाइमेक्टेरिक राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, करेक्ट। क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट्स शो अ राइज इन रेस्पिरेशन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग, ये भी करेक्ट। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 करेक्ट एक्सप्लेनेशन? नो, नो, it is not a correct explanation, answer is 2. रीजन, इथिलीन को क्लाइमेक्टेरिक राइपनिंग दिखाने के पीछे का कारण ये नहीं था कि क्लाइमेक्टेरिक रेस्पिरेशन में रेट ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है, उसके पीछे रीजन क्या जाएगा? तो हमने बोला देखो, अगर ऐसा होता, ठीक है, कि स्टेटमेंट 2 को 1 दिया होता तो पहले आता क्लाइमेक्टेरिक फ्रूट शो राइज इन टेम्परेचर एट द टाइम ऑफ राइपनिंग बिकॉज इथिलीन कॉजेज क्लाइमेक्टेरिक इन राइपनिंग, ये सही होता। बट क्योंकि अभी उल्टा दिया है, इट बिकम्स नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आंसर क्या जाएगा? बी। नेक्स्ट आते हैं हम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई रिपीट, ऐसे सारे क्वेश्चन में ना बेटा स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 के बाद बिकॉज, सिंस, देन, नाउ ऐसा कुछ तो ऐड करो तो आपको आंसर्स आसानी से आएगा, ठीक है।
चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व्स। अगर दो ऑर्गेनिज्म के बीच में टेस्ट क्रॉस है तो उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट आएगा? इट इज क्रॉसिंग बिटवीन वन हाइब्रिड एंड वन रिसेसिव पेरेंट। तो क्रॉसिंग बिटवीन टू F1 हाइब्रिड गलत, क्रॉसिंग द F1 हाइब्रिड विद अ डबल रिसेसिव जीनोटाइप करेक्ट, क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप्स विद इन डोमिनेंट ट्रेट फॉल्स। एक ही डोमिनेंट ट्रेट का दो जीनोटाइप थोड़ी क्रॉस करेगा। क्रॉसिंग बिटवीन टू जीनोटाइप्स विद इन द रिसेसिव ट्रेट, it is always between F1 hybrid and a double recessive genotype। तो आंसर क्या जाएगा आपका? ऑप्शन बी। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। आपको बोले सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द वंस गिवन बिलो विथ रिस्पेक्ट टू डाईहाइब्रिड क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला, टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम शो हायर रिकॉम्बिनेशन गलत। अगर दो जीन्स है ठीक है, तो आपको क्या बोला है? टाइटली लिंक्ड जीन्स ऑन सेम क्रोमोसोम, जैसे कि ए और बी या बी और सी या सी और डी, ये सब क्या रहेंगे? हायर रिकॉम्बिनेशन दिखाएंगे गलत। जितना डिस्टेंस है, जितना लिंकेज है, उसका कंप्लीटली अपोजिट विल बी रिकॉम्बिनेशन। इसीलिए अगर टाइटली लिंक्ड है, लिंकेज अगर ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए? कम, बराबर। नेक्स्ट, जीन्स फार अपार्ट ऑन द सेम क्रोमोसोम, जैसे कि ए और आई, शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशन गलत। सबसे ज़्यादा रिकॉम्बिनेशन तब होता है जब लिंकेज कम है, जो आपको ऑप्शन बी में बताया। थर्ड, जीन्स लूजली लिंक्ड ऑन द सेम क्रोमोसोम शो सिमिलर रिकॉम्बिनेशंस एज द टाइटली लिंक्ड जीन्स। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है, ये एक्सीडेंटल फिनोमिना होता है रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, रिकॉम्बिनेशन कैसा है? एक्सीडेंटल, पर्पसफुली तो नहीं होता है, करेक्ट। तो वो जानबूझ के लूजली लिंक जीन्स ऑफ सेम क्रोमोसोम को टाइटली लिंक बना के छोड़ेगा नहीं। लास्ट, टाइटली लिंक जीन्स मतलब जैसे कि ए बी, ए सी, ए डी, बी सी एक्सेट्रा ऑन द सेम क्रोमोसोम शो वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेशंस, करेक्ट। जितना टाइटली लिंक जीन, जितना अच्छा लिंकेज, उतना आपका रिकॉम्बिनेशन विल बी फ्यू। दैट ब्रिंग्स अस टू द आंसर, दैट इज ऑप्शन डी। चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 73। आपको बोला है 73 में, अ पर्सन विद अननोन ब्लड ग्रुप, ठीक है, अंडर एबीओ सिस्टम हैज सफर्ड मच ब्लड लॉस इन एक्सीडेंट। तो एक इंसान है जिसका एबीओ ब्लड ग्रुप में से कोई तो ब्लड ग्रुप है और उसको क्या हुआ है? एक्सीडेंट, ठीक है। तो उनको क्या चाहिए? इमीडिएट ब्लड ट्रांसफ्यूजन। हिज वन फ्रेंड हु हैज वन वैलिड सर्टिफिकेट विद हिज ओन ब्लड टाइप offers blood donation without delay. What would have been the blood type of the blood group of the donor? ठीक है, अगर वो डोनर फ्रेंड सबको खून दे सकता है, इसको भी देता है बिना अपना ब्लड चेक करवाए, इसका मतलब वो क्या होना चाहिए? O पॉजिटिव। So the answer has to be type O. Next, question number 74. Absence of one sex chromosome causes. नॉर्मली सेक्स क्रोमोसोम XX होना चाहिए या फिर XY होना चाहिए। अगर उसके बदले सिर्फ XX है, सॉरी सिर्फ XO है, मतलब एक X क्रोमोसोम है या सेक्स क्रोमोसोम है, दूसरा नहीं है, इन दैट केस आप उस इंडिविजुअल को क्या बोलोगे? द पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम टर्नर सिंड्रोम। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन ए। Coming to the next question, and that is question number 75.
If both the parents are carriers for thalassemia, which is an autosomal recessive disorder, what are the chances of pregnancy resulting in affected child? अगर आपके पास दोनों पेरेंट्स हैं जो थैलेसीमिया से सफ़र होते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी, करेक्ट, तो इनका क्या चांसेस है कि बच्चा जिंदा रहेगा? तो अगर आप क्रॉस करोगे तो आपको क्या दिखेगा? तो हमने बोला अगर आपने इसको क्रॉस किया, ठीक है, तो आपको क्या दिखा? ऐसा कुछ, करेक्ट। अभी आपको पूछा है अफेक्टेड चाइल्ड होने का क्या चांसेस है? अफेक्टेड चाइल्ड मतलब ये कितना चांसेस है? 25%। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी। ये समझा? 25% चांसेस है कि वो नॉर्मल होगा, 50% चांसेस है कि वो कैरियर होगा, 25% चांसेस है कि वो अफेक्टेड होगा। ये क्लियर? चलो इसी के साथ आंसर आ जाता है 2, ऑप्शन बी। एंड वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 76। मैच द कॉलम। सिकल सेल एनीमिया, बीटा ग्लोबिन चेन में गड़बड़ था, विच इज ऑन क्रोमोसोम नंबर 11। नेक्स्ट, फिनाइल कीटोन यूरिया विल बी प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर, जो गड़बड़ हुई थी वो कहाँ रहेगी? क्रोमोसोम नंबर 12। तो A हैज टू बी 3, B हैज टू बी 5। नेक्स्ट, सिस्टिक फाइब्रोसिस क्रोमोसोम नंबर 7, तो C हैज टू बी 1। हंटिंगटन्स डिजीज विल बी प्रेजेंट ऑन क्रोमोसोम नंबर 4 एंड कलर ब्लाइंडनेस ऑन X क्रोमोसोम। तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या जाएगा बच्चा लोग? ऑप्शन डी। इसी के साथ आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77। आपको बोला इकोलाई सेल्स के पास क्या था? म्यूटेटेड ZG। मतलब ये किसकी बात हो रही है? लैक ओपेरोन। कितने स्ट्रक्चरल जीन थे आपके पास? 3। अभी वो 3 स्ट्रक्चरल जीन में से कौन सा अफेक्ट हुआ है आपको? Z। आप अफेक्टेड बोलो, म्यूटेटेड बोलो, चलेगा, सिंपल। अब आपको बोला है इसमें से कौन सा चीज नहीं होगा? कैन नॉट ग्रो इन मीडियम कंटेनिंग लैक्टोज। क्यों? तो हमने बोला देखो, जो आपके पास लैक्जी जीन अफेक्ट हुआ है, वो लैक्जी जीन क्या बनाता है? बीटा गैलेक्टोसिडिस। बीटा गैलेक्टोसिडेस लैक्टोज को डाइजेस्ट करेगा टू फॉर्म ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। सिंपल। अब ये चीज कौन करेगा? बीटा गैलेक्टोसिडेस। अगर उसका जीन में म्यूटेशन है तो क्या ये बन पाएगा? नहीं। इसका मतलब द लैक ओपेरोन इज कॉन्स्टेंटली एक्टिव, ये गलत। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फंक्शनल बीटा गैलेक्टोसिडेज, ये सही है। तो आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी। सिंपल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 78, जो आपको रेप्लिकेशन वाले पार्ट से आ गया, मतलब मॉलिक्यूलर बेसिस से। अभी क्वेश्चन में क्या बोला आपको? क्वेश्चन बोलता है ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स, ठीक है। कौन सा फ्रैगमेंट बोला आपको? ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोला, मतलब आपके दिमाग में क्या आ गया? लैगिंग स्ट्रैंड, बराबर। अगर लैगिंग स्ट्रैंड आया तो याद करो जरा, ये था आपके पास डीएनए के 2 स्ट्रैंड्स, ठीक है, जिसमें से एक स्ट्रैंड रहेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम, एक रहेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम, बराबर। जो नया टेम्पलेट आएगा वो आएगा इधर, ये होगा आपका आरएनए प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला, और ये ऐसा जाएगा। ये होगा आपका आरएनए प्राइमर 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला, और ये ऐसा जाएगा। सिंपल। जिसमें से ये द वन विच इज अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फोक इज योर लैगिंग स्ट्रैंड। तो लैगिंग स्ट्रैंड क्या एक्सप्लेन करता है आपको?
कि 5 प्राइम टू 3 प्राइम का डीएनए रेप्लिकेशन कैसे पॉलीमराइज होगा, है ना, कि पहले ये थोड़ा सा फ्रैगमेंट था, फिर जुड़ता है, फिर पीछे जाएगा और फिर से एक्सटेंड होगा, करेक्ट, ऐसे जाएगा वो, जितना रेप्लिकेशन फोक खुलते जाएगा उतना वो पीछे जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा. सो इट विल पॉलीमराइज इन विच डायरेक्शन, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ये गलत, करेक्ट. एंड क्या एक्सप्लेन करेगा, रेप्लिकेशन ऑफ 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड, एक्सप्लेन 3 प्राइम टू 5 प्राइम डीएनए स्ट्रैंड का रेप्लिकेशन. सिंपल, क्लियर. 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाला डीएनए स्ट्रैंड कैसे रेप्लिकेट करेगा, ये हमको ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट ने बताया. अगर क्वेश्चन था टू प्रूव सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, तो इसका आंसर आपका कौन जाना चाहिए था, इसका आंसर आपका जाना चाहिए था एज मेसलसन एंड स्टाल. सिंपल. चलो इसी के साथ आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79. सैटेलाइट डीएनए इज यूजफुल इन, अभी याद करोगे अगर, तो सैटेलाइट डीएनए में एक सैटेलाइट आता है जिसको आप बोलते हो मिनी सैटेलाइट. इसमें आता है आपके पास VNTR, जो कहाँ यूज़ होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का एप्लीकेशन क्या है, जरा चेक करो ऑप्शंस में. ऑर्गन ट्रांसप्लांट नहीं, फॉरेंसिक साइंस यस, पेरेंटल डिस्प्यूट, क्रिमिनल केसेस करेक्ट, सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं, जेनेटिक इंजीनियरिंग नहीं. तो आंसर क्या बचा आपके पास, ऑप्शन सी. सिंपल. आ जाते हैं अगले सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 80. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑल्सो एक्ट्स एज कैटलिस्ट इन अ बैक्टीरियल सेल. अभी बैक्टीरियल सेल में कैटलिस्ट की तरह अगर एक आरएनए काम कर रहा है, मतलब वो कौन होना चाहिए, राइबोजाइम, करेक्ट. और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 23SR आरएनए, जो किसका काम करेगा, पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज. किस प्रोसेस में ये काम करने वाला है, ट्रांसलेशन. एनसीईआरटी का लाइन है बच्चा लोग, करेक्ट. दैट ब्रिंग्स अस टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, विच इज अ मैच द कॉलम. किसके बेसिस पे है ये, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू ओपेरॉन, बराबर. ओपेरॉन में आपके पास एक होता है प्रमोटर रीजन, रेगुलेटर, प्रमोटर, ऑपरेटर और फिर स्ट्रक्चरल जीन्स, करेक्ट. ऑपरेटर वो होता है जहां रेगुलेटर का रिप्रेसर प्रोटीन आके बाइंड होगा. सो ऑपरेटर साइट इज बाइंडिंग साइट फॉर रिप्रेसर मॉलिक्यूल. सो ए हैज टू बी 2, A2 A2 A2, ये गलत. नेक्स्ट, व्हाट इज प्रमोटर, प्रमोटर पे कौन आके बाइंड होगा, आरएनए पॉलीमरेज. सो प्रमोटर इज बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, तो B1 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 B3 गलत, बराबर. नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल जीन, स्ट्रक्चरल जीन आगे जाके किसके लिए कोड करेगा, एंजाइम्स. तो स्ट्रक्चरल जीन कोड्स फॉर एंजाइम प्रोटीन. और रेगुलेटर जीन से क्या बनेगा, रिप्रेसर मॉलिक्यूल, करेक्ट. सो C इज 3, C3 नहीं है, D4 करेक्ट. तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए. सिंपल. चलो आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82, विच सेज विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. इसमें से कौन है जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का बेस बनता है. बच्चा लोग, द मोमेंट यू सी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, आपका आंसर VNTR, सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट, ऐसा कुछ आना चाहिए. उसका प्यूरिन पिरिमिडीन से कोई लेना देना है नहीं. सैटेलाइट डीएनए अकरिंग इन हाईली रिपीटेटिव शॉर्ट टैंडम, इसी को आप बोलते हो VNTR, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स. सिंपल. रिलेटिव डिफरेंस इन डीएनए अकरेंस इन ब्लड स्किन सलाइवा, बराबर गलत. कोई डिफरेंस ही नहीं होता है ब्लड स्किन सलाइवा के डीएनए में, पूरा डीएनए सेम रहता है. तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चा लोग, ऑप्शन बी. सिंपल. आ जाते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 83. देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड EcoR1 where E stands for Escherichia, which is the genus. CO stands for coli, which is the species.
R stands for RY13, which is strain, and 1 stands for, क्या आएगा इधर, डिस्कवरी वाला पार्ट है ना, ऑर्डर ऑफ आइसोलेशन। सिंपल। उस हिसाब से आपको क्या समझा, व्हाट डज CO पार्ट स्टैंड फॉर, कोलाई विच इज स्पीशीज, तो कोलॉन, सीलम, कोएंजाइम, कोलाई, खत्म। चलो अगला सवाल। अरे बाप रे, आपको PBR 322 बता दिया, और ये रिपीट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार इसलिए डाला गया है क्योंकि PBR 322 प्लाज्मिड का डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप गलती से भी इसको स्किप नहीं करना चाहिए, इसलिए ये बार बार ऐड किया आपके एग्जाम्स में। करेक्ट। अभी देखो ये रिपीट क्वेश्चन में आपको क्या है, ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस है, तो इधर क्या होना चाहिए, इधर होना चाहिए BAM H1। बी में BAM H1 नहीं है, BAM H1 है, BAM H1 नहीं है, BAM H1 है, खत्म। नेक्स्ट, फिर ये जो D है नीचे इधर, ये कौन सा सीक्वेंस आएगा, ओराई, तो D ओराई सीक्वेंस नहीं, ओराई सीक्वेंस यस, सिंपल। ये C, ये कौन है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, तो C इज एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, और A क्या बच गया, इको R1, तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या जाएगा, D। सिंपल। चलो आ जाते हैं अगले सवाल पे, 85। TI प्लाज्मिड नाम ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड किस में से मिला, तो हमने बोला एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशंस। नेक्स्ट SAL1 नाम से ही समझा बच्चा लोग, अगर ये SAL1 है इसका मतलब ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा, सो इट हैज़ टू बी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। किस में मिलता है ये, SAL1 का साइट PBR 322 में। नेक्स्ट रेट्रोवायरस एंड लाइगेस, लाइगेस हमको पता है ये जॉइनिंग का काम करता है, तो ये रिकॉम्बिनेंट DNA बनाएगा, और रेट्रोवायरस किस में हेल्प करेगा, इन मेकिंग द सेल कैंसरस। करेक्ट। आपने पढ़ा होता है नॉर्मली कुछ वायरसेस होते हैं जैसे पैपिलोमा वायरस एक्सेट्रा, जो कैंसर बना सकता है, कैंसर दे सकता है, तो रेट्रोवायरस के लिए कैंसरस सेल आएगा। उस हिसाब से आपका आंसर क्या जाएगा, 1 A1 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 A1, खत्म। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन डी। चलो आ जाते हैं अगले सवाल पे, आखिरी के 5 सवाल बच्चे, बच्चा लोग एकदम फटाफट करेंगे हम, ठीक है, पूरा ध्यान दे दो इधर। ट्रांसजेनिक प्लांट्स कौन होते हैं, द मोमेंट आपने पढ़ा ट्रांसजेनिक, ट्रांस मतलब चेंज, आपने क्या चेंज किया, जेनेटिक मटेरियल, इसका मतलब आपने उसमें कोई फॉरेन जीन इंट्रोड्यूस किया था, तो आंसर ये आ सकता है। सेकेंड, प्रोड्यूस्ड आफ्टर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन, गलत। ग्रोन इन आर्टिफिशियल मीडियम आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, गलत। प्रोड्यूस्ड बाय सोमैटिक एम्ब्रियो, गलत। तो आंसर क्या बचेगा आपका, ऑप्शन ए, आपने पर्पसफुली फॉरेन DNA ऐड करके फिर उस प्लांट को ग्रो किया था, दैट इज ट्रांसजेनिक प्लांट। नेक्स्ट, जेनेटिक इंजीनियरिंग हैज बीन सक्सेसफुली यूज्ड फॉर द फॉलोइंग, इसमें से किसके लिए हम जेनेटिक इंजीनियरिंग यूज करेंगे, ट्रांसजेनिक माइस फॉर टेस्टिंग सेफ्टी ऑफ पोलियो वैक्सीन बिफोर यूज इन ह्यूमंस, करेक्ट। ट्रांसजेनिक मॉडल्स फॉर स्टडिंग न्यू ट्रीटमेंट फॉर सर्टेन कार्डियक डिजीज, गलत। हाँ, उसके बदले अगर आप कैंसर बोलोगे चलेगा, आप अल्जाइमर बोलोगे चलेगा, आप रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलोगे चलेगा, बट नॉट कार्डियक डिजीज, करेक्ट। ट्रांसजेनिक काउ रोजी विच प्रोड्यूसेस हाई प्रोटीन मिल्क, फैट नहीं प्रोटीन। एनिमल्स लाइक बुल फॉर फार्म वर्क एज दे हैव सुपर पावर, बाप रे, सुपर पावर वाला कोई एनिमल हमने नहीं बनाया, तो आंसर क्या जाएगा, ओनली ए, सिंपल। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट 88 पे, है ना। 88 में आपको इंसुलिन का डायग्राम दिया है, आपको पता करना है व्हाट इज ABCD। तो व्हाट इज ए, ये वाला पूरा स्ट्रक्चर को ए लेबल किया, तो ए इज प्रो इंसुलिन सब में। नेक्स्ट बी वाला पेप्टाइड छोटा है, सी वाला बड़ा है, मतलब बी कौन सा होगा, ए पेप्टाइड, और सी क्या होगा, बी पेप्टाइड, और डी क्या होगा, जो इधर का निकल गया मतलब सी पेप्टाइड, तो इट हैज़ टू बी ए पेप्टाइड, करेक्ट। सी हैज़ टू बी बी पेप्टाइड,
करेक्ट. डी हैज़ टू बी फ्री इंसुलिन, रॉन्ग. फ्री सी पेप्टाइड, करेक्ट. तो उस हिसाब से आपका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी. सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ठीक है, अभी सुनो. इंसुलिन वॉज ओरिजिनली एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पैनक्रिया ऑफ स्लॉटर्ड पिग एंड कैटल. सही है. एकदम इनिशियल स्टेजेस में इंसुलिन एनिमल से ही मिलता था. क्या उसको एनिमल से मिलना डिफिकल्ट है? इज इट डिफिकल्ट टू ऑब्टेन? यस. एनिमल इंसुलिन ह्यूमन इंसुलिन आइडेंटिकल है, गलत. तभी तो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन से एलर्जिक रिएक्शंस आता है, तो गलत है. इट इज़ नॉट सेम. 90% सेम होगा बट 100% सेम तो नहीं है. नेक्स्ट, नॉन ह्यूमन इंसुलिन कॉज सम पेशेंट्स टू डेवलप एलर्जी. करेक्ट, क्योंकि वो आइडेंटिकल नहीं है इसीलिए एलर्जी डेवलप होगा. रिकॉम्बिनेंट डीएनए अलाउड साइंटिस्ट टू इंसर्ट ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू अ बैक्टीरियल एक्सप्रेशन वेक्टर. करेक्ट, और उसी को हमने नाम दिया था ह्यूम्यूलिन. रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन एक्चुअली कौन बनाएगा आपके लिए? ई कोलाई, जो एक बैक्टीरियल सेल है. ये भी सही. तो कौन सा स्टेटमेंट गलत है? ओनली स्टेटमेंट 3. ओनली 3. दैट गिव्स यू द आंसर एज ऑप्शन सी. एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर मेजर मॉक टेस्ट बच्चा लोग, क्वेश्चन नंबर 90. ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर प्रोड्यूस्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग पर्पस? इसमें से किस चीज़ के लिए ट्रांसजेनिक एनिमल बनेगा? ये पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन है. एनसीईआरटी का हेडिंग टू हेडिंग डाल दिया इधर. और वो क्या क्या था? टू सी हाउ दे विल अफेक्ट नॉर्मल फंक्शंस ऑफ बॉडी, फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट. नेक्स्ट, डिजीजेस पढ़ने के लिए लाइक अल्जाइमर्स, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वो सब. टू ऑब्टेन सक्सेसफुल बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लाइक अल्फा-1 एंटीट्रिप्सिन या डीएनएज या फिर फिनाइलएलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ऐसा कुछ. टू टेस्ट वैक्सीन सेफ्टिंग, अभी अभी पढ़ा हमने पोलियो वैक्सीन सेफ्टिंग टेस्टिंग वाला, एंड केमिकल सेफ्टी, सब. तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए, ऑल ऑफ दिस. सिंपल. इसी के साथ बच्चा लोग आपका मेजर मॉक टेस्ट का पेपर सॉल्व करके हो चुका है. आपका अब तक बहुत सारा टेस्टिंग हो चुका है. सो इफ़ यू आर लैकिंग समवेयर, ठीक है, तो निराश नहीं होना, बहुत और ज़्यादा मेहनत करो. मेक श्योर कि आपके पिछले टेस्ट में जितने मार्क्स आ रहे हैं आप नेक्स्ट टेस्ट में और अच्छे से मेहनत करके और ज़्यादा मार्क्स लेके आओ. सिंपल. तो चलो इसी के साथ बच्चा लोग मिलेंगे फिर वापस किसी और ऐसे ही डाउट सॉल्विंग सेशन के साथ. लेकिन तब तक स्टडी वेल एंड प्रिपेयर वेल. ऑल द बेस्ट.